Hello students, my name is Rohit Panuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की। इसके अंदर आपका पहला चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। और इलेक्ट्रिक चार्ज तो अभी तक आपने समझा होगा, चार्जेस के बारे में बेसिक चीजें समझूंगी, किस तरीके से चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, होते हैं क्या चार्जेस। आपने जब देखा होगा कि जब आप क्या करते हैं, किसी रॉड को आप रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो उसमें क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है ना। कई सारी बातें आप चार्जेस के बारे में समझ रहे होंगे, है ना। आपने समझा होगा कि एडिशन ऑफ चार्जेस, की चार्जेस का एडिशन किस तरीके से होता है। आज हम बात करें कूलम्ब्स लॉ की, है ना। कूलम्ब्स लॉ को समझेंगे कि दो चार्जेस के बीच में हम कूलम्ब्स लॉ को कैसे स्टेब्लिश करते हैं। कूलम्ब्स ने साइंटिस्ट कूलम्ब्स ने लॉ दिया था, जिनके नाम पे लॉ पड़ा है कूलम्ब्स लॉ, उसके बारे में समझेंगे। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया था कि जब दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, उसके बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि दो चार्जेस के बीच में, सपोज आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्जेस ये है, एक पॉइंट चार्जेस ये है। ये सपोज क्या है, Q1 है, या आपके पास Q2 है, और ये किसी डिस्टेंस से सेपरेट है ना। तो एक पॉइंट चार्ज Q1 है, एक पॉइंट चार्ज Q2 है, और इनके बीच की दूरी सपोज क्या है, R। इनके बीच की दूरी क्या है, R। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बोला? कूलम्ब्स लॉ ने बोला कि जो फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या किसके प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो बातें उन्होंने बोली थी। क्या बोला था? इट स्टेट्स दैट, दो बातें बोली। पहली, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, पहली बात क्या बोली कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो उनके बीच की दूरी होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात उन्होंने ये बोली। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली? दूसरी बात बोली कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस force between 2 point charges is directly proportional 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 to the
to the magnitude of two charges. ठीक है, तो दो चार्जेस है उनके मैग्नीट्यूड के बराबर है ना, टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ये उन्होंने आपके बारे में कूलम्स लॉ के बारे में बताया था। तो दो बातें मेरे ख्याल से समझ आई। पहली बात कि उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात, पहली बात क्या बोली कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उनके बीच की दूरी के। और दूसरी बात क्या बोली कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस है ना। इन दोनों को आप जब कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ना। ये आपके पास आ जाएगा F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके पास आ जाएगा F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो उसकी जगह आपके पास क्या आ जाता है, K आ जाता है। तो क्या बन जाएगा आपके पास F इक्वल टू K, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कूलम्स लॉ ने बताया था कि जब फोर्स है वो क्या होता है, इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस डिवाइडेड बाय उनके बीच की जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो समझ आया होगा आपको क्या कूलम्स लॉ कहता है, ठीक है ना। ये कूलम्स लॉ की क्या है, डेफिनेशन है, और उनके बीच के क्या है फॉर्मूला किस तरीके से। तो आप इसे नोट करिए पहले कूलम्स लॉ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने ये देखा कूलम्स लॉ ने ये बात की थी। अब कूलम्स लॉ ने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हमें क्या दिया है, उन्होंने बोला यहाँ पे जो K है वो एक कांस्टेंट है ना, वेयर K इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। K आपके पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। K ने बोला, कूलम्स ने बोला K क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। फ्री स्पेस की परमिटिविटी है जिसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2 है ना। ये हमारे पास क्या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है परमिटिव फ्री स्पेस। तो आपको इसको आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, F इक्वल टू 1/4 K की जगह आपने क्या पुट करा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ना। और इन्हें हम क्या करते हैं, इसके अंदर रखते हैं ताकि हमें वैल्यूज क्या है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आए हमारे पास, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आए। तो ये आपके पास क्या है, कूलम्स लॉ जो है इस तरीके से होता है। अब जो फोर्स है, आपको पता है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना। आपने कई बार देखा फोर्स को, आप किसी मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, आप किस डायरेक्शन में वो लग रहा है, तो उसके पास क्या है, आप उसके पास दोनों है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमें कूलम्स लॉ को वेक्टर नोटेशन पे लिखना चाहिए, है ना। जैसे कि किस तरीके से लिखेंगे, हमने कहा कि हमारे पास सपोज इस तरीके से 2 पॉइंट चार्जेस हैं,
एक हमारे पास ये पॉइंट चार्जेस है क्या, Q1, ठीक है ना, एक पॉइंट चार्जेस क्या है, Q2, ठीक है ना। ये पॉइंट चार्जेस हमारे पास क्या है, Q1 Q2 है। हमने कहा कि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होगा Q1 के लिए और Q2 के लिए, तो Q1 के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R1, और Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, सपोज R2 हो जाएगा, है ना। समझ आया आपको भाई, पोजीशन वेक्टर Q1 के लिए हमने कहा R1 और R2 के लिए हमने पोजीशन वेक्टर कहा R2 बोला, है ना। अब हम जो डिनोट करेंगे, जो फोर्स लगेगा Q1 के कारण जो Q2 पे फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, Q1 के कारण, इसके कारण Q1 के कारण जो Q2 पे फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, F12, है ना भाई। Q1 के कारण क्या लग रहा है, Q2 पे फोर्स लग रहा है तो F12 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो फोर्स Q2 पे लगेगा ड्यू टू Q1, है ना, वो कितना हो जाएगा आपके पास, F21, ठीक है ना। आई बात समझ में, F21 का क्या मतलब हुआ और F21 का क्या मतलब हुआ, F12 का क्या मतलब है और 21 का क्या मतलब है। 12 का मतलब है कि Q2 क्या लगा रहा है, Q1 पे फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, Q2 क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, यानी जो फोर्स लग रहा है Q1 पे ड्यू टू Q2, ठीक है ना, वो हो जाएगा F12। ये क्या होगा, F12 फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q2 के कारण जो है। F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q1 के कारण जो फोर्स है वो ये हो गया। आई बात समझ में। तो दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 है ना, दो पॉइंट चार्जेस जो Q1 Q2 है, हम उसको क्या कर देते हैं, हम कन्वीनियंस के लिए दो पॉइंट चार्जेस को हम कन्वीनियंस के लिए 1 और 2 नंबर कर देते हैं, और जो वेक्टर है उनका, है ना, 1 और 2 से, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, R21 से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं भाई, R21 से हम डिनोट करेंगे। हमने कहा कि भाई जो वेक्टर इनके बीच का जो वेक्टर बनेगा ये इस तरीके से, ये R1 है ना, हमने यहाँ पे डिनोट किया है R1 और ये R2, ठीक है ना, इस तरीके से हमने डिनोट किया है। तो ये वाला जो पोजीशन आ जाएगी आपके पास R21, है ना, R21 आ जाएगी जो आपके पास, R21 क्या हो जाएगा आपके पास, R2 माइनस R1, ठीक है ना, R2 माइनस R1 ये आपके पास हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो वेक्टर है 2 से 1 की तरफ जा रहा है, तो वेक्टर 2 से 1 की तरफ जाएगा, तो 2 से 1 की तरफ हमें क्या बताना पड़ेगा भाई, 2 से 1 की तरफ हम क्या बता देंगे, R12, है ना। 1 से 2 की तरफ जो वेक्टर होगा लीडिंग फ्रॉम 1 to 2 वो जाएगा आपके पास R12। ये तो कितना है, R21 है, R12 कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक है ना, ये वाला आपके पास ये वेक्टर हो जाएगा। तो R12 आपके पास R1 माइनस R2 है, तो क्या इसको मैं माइनस कॉमन लेके इस तरीके से लिख सकता हूँ, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो R12 कितना हो जाएगा, अब देखो R2 माइनस R1 कितना है, R21 है ना, तो यानी R12 माइनस ऑफ R21 हो जाएगा। बातें आ रही है आपको समझ में, R12 आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ R21। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर R21 का और R12 का, उसको हमने किससे डिनोट किया, R21 और 12 से रिस्पेक्टिवली, है ना। तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड तो आपके क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, बस डायरेक्शन में उनके क्या फर्क है, ठीक है ना। तो जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है वो आपको किससे, यूनिट वेक्टर से हम क्या करते हैं, बताते हैं अलोंग द वेक्टर, और उसको डिनोट करने के लिए कि अगर आपको 1 से 2 जाना है या 2 से 1 जाना है, हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या कहेगा, अगर आपको यूनिट वेक्टर निकाल, डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना, और मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन में फर्क है। मैग्नीट्यूड वेक्टर सेम है, डायरेक्शन में फर्क है। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है R21 का, है ना, R21 का यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, R21 अपॉन R21, ठीक है ना, ठीक है ना। R जो यूनिट वेक्टर है R21 का, वो R21 अपॉन R21 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप R12 का यूनिट वेक्टर निकालते हो तो कितना आ जाएगा, R12 डिवाइडेड बाय R12, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो कूलॉम्स लॉ, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 जो कि R1 और R2 दूरी पे हैं,
है ना, उसको आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हो, किस तरीके से बता सकते हो? आप इस तरीके से बताओगे F21 का आपको अगर बताना है ना, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आप यूनिट वेक्टर डिनोट करोगे R21, ठीक है। तो इस तरीके से आए बात, मेरे ख्याल से आपको समझ आने के बाद हमने किस तरीके से ये चीजें करी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ बातें समझने वाली क्या है, एक इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है वो वैलिड है किसके लिए? Q1 Q2 के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। Q1 Q2 आपके सेम साइन के भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों, नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। F21 आपका क्या है, जो F21 है वो किसके अलॉन्ग है? R21 के लिए। F21 किसके अलॉन्ग है? R21 के लिए। इसका मतलब रिपल्शन डिनोट कर रहा है ना, क्या कर रहा है? रिपल्शन डिनोट कर रहा है। कहने का मतलब कि दो लाइक चार्जेस के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। अगर Q1 और Q2 आपका अपोजिट चार्ज होते, Q1 और Q2 अपोजिट चार्जेस होते, तो F21 आपका माइनस ऑफ R21 के अलॉन्ग होता, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाता? यहाँ पे आपने यूनिट वेक्टर लिखा है R21, वहां पे हमें माइनस लिखना होता, ठीक है ना। आई बात समझ में? वहां पे हमें क्या लिखना होता है? माइनस लिखना होता है। तो अगर आपका F12 है और आप इसी को 21 बनाना चाहते हैं, F12 को 21 बनाना चाहते हो, तो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कूलॉम्स लॉ आपका न्यूटन जो थर्ड लॉ है उसको भी एग्री करता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसको भी ये साबित कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से ये बातें हमें चीजें समझ में आ रही कि क्या क्या चीजें हमारे पास है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं अट्रैक्शन के लिए, और जब अनलाइक चार्जेस होगा तो अट्रैक्शन होगा, लाइक चार्जेस पे रिपल्शन होता है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास थे, एक Q1 था, एक क्या था? Q2 था, है ना। ये दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास है, एक Q1 है, एक Q2 है, ठीक है ना। चलिए, अब इस Q1 पे जो फोर्स लग रहा है इसके कारण, Q2 के कारण, हमने उसको क्या बोला? डिनोट करा F12 से, है ना। और इस Q2 पे जो फोर्स लग रहा है F1 के कारण, हमने इसको क्या डिनोट करा? F21 हमने कहा, ठीक है ना। चलिए, आई बात समझ में? हमने कहा कि भाई इनके बीच का जो यूनिट वेक्टर है वो कितना है? R21 है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो Q1 और Q2 है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 से ज्यादा होगा, है ना। इसी तरीके से जब आपके पास दो पॉइंट चार्जेस है, इसी तरीके से यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस क्या है? ये आपके पास Q1 है और ये आपके पास Q2 है, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है, जब इस तरफ आपके पास फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे इसको? F12, ठीक है ना। और जब इधर को लग रहा है हम क्या बोलेंगे? F21, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास यूनिट वेक्टर R21, और देखा गया कि जो प्रोडक्ट है Q1 और Q2 वो क्या है आपके पास? 0 से कितना है? छोटा है। Q1 Q2 क्या है? 0 से छोटा। यहाँ पे Q1 Q2 0 से बड़ा था, यहाँ पे Q1 Q2 क्या है? 0 से आपके पास छोटा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इन पॉइंट चार्जेस के बारे में, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो जो फोर्स होगा आपके पास, फोर्स, है ना, ये जो फोर्स है आपके पास F12 ऑन चार्ज Q1 Q2, है ना। जो फोर्स है F12, है ना, ऑन चार्ज Q1 पे जो फोर्स है F12 ऑन चार्ज Q1, ठीक है ना, ड्यू टू चार्ज Q2, ड्यू टू चार्ज Q2,
ठीक है। Q1 पे जो फोर्स लग रहा है चार्ज पे, F12 हम क्या लिखते हैं, Q1 पे जो लग रहा है ड्यू टू चार्ज Q2, है ना, वो कैसे आपके पास आएगा, उसको आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R12, है ना, R12 का स्क्वायर हो जाएगा ना, R12 का स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर R12। तो क्या ये उसके अपोजिट है क्या, F12 को मैं माइनस ऑफ F21 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, F12 को हम माइनस ऑफ F21 लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बस उनके बीच के जो डिस्टेंस का जो डायरेक्शन है उसके बीच में फर्क है कि एक अपोजिट लगता है उस तरफ लगता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ की, हमने जो बात करी, ये सारी की सारी बात वैक्यूम में होती है। किसमें, वैक्यूम में होती है। जब 2 पॉइंट चार्जेस को हम वैक्यूम में रखते हैं तब जाके बातें करते हैं। अगर उन चार्जेस को हम किसी मैटर में रखे, है ना, किसी ऐसे इंटरवेनिंग स्पेस पे रखे, तो सिचुएशन वहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो सकती है। वहाँ पे जो चार्ज कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट होते हैं मैटर के, उसमें क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो उसको आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो आप कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं वो किस चीज में है, वो सिर्फ वैक्यूम में दिया गया कि वैक्यूम में अगर हो तो किस तरीके से चीजें होंगी। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी कूलॉम्स लॉ की। मेरे ख्याल से कूलॉम्स लॉ आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।